क्या कभी ऐसा सोचा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा के कुछ सबसे ताकतवर और प्रभावशाली शब्द उन चीजों के बारे में नहीं है जो दुनिया में मौजूद हैं? अच्छा, तो फिर किन चीजों के बारे में है? वो उन चीजों के बारे में है जो गायब हैं। मतलब जरा सोचिए, एक ब्लैक होल की तरह जो अपने आसपास की हर चीज को निगल लेता है। हाँ, सही कहा। भाषा में भी ना कुछ ऐसे छोटे छोटे शाब्दिक टुकड़े होते हैं जो अगर किसी शब्द के आगे लग जाएं तो उस शब्द के पूरे वजूद को ही निगल लेते हैं। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी जादुई और थोड़े रहस्यमयी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। एकदम। तो हमारा आज का मिशन है अंग्रेजी भाषा के रूट वर्ड्स यानी मूल शब्दों को समझना, खास तौर पर जो ए और एन प्रीफिक्स होते हैं ना, उनकी ताकत को पहचानना। हाँ, और सुनने वालों को बता दें कि आज की हमारी चर्चा के मुख्य स्रोत YouTube चैनल वूडू क्लासेस के 3 अलग-अलग दिनों के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। जी, जो मनीषा बंसल मैम की किताब पर आधारित हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि कैसे शब्दों को रटने के बजाय सिर्फ एक छोटे से ब्लैक होल वाले पैटर्न को समझकर हम बिना डिक्शनरी के नए शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो भाषा के इस पूरे विज्ञान में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका निर्माण बहुत ही तार्किक और गणितीय तरीके से होता है। गणितीय तरीके वो से कैसे? देखिए, जब हम ए और एन इन दोनों प्रीफिक्स की बात करते हैं तो इनका मूल अर्थ पूरी तरह से नकारात्मक है। मतलब होता है बिना या नहीं। अच्छा। मतलब एब्सेंस को दर्शाने के लिए। बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ कोई मूल शब्द है। जैसे ही आप उसके आगे ए या एन लगाते हैं, वो शब्द तुरंत अपनी उस मूल विशेषता को खो देता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे गणित में किसी बड़ी सी पॉजिटिव संख्या के आगे अचानक से माइनस का निशान लगा दिया जाए। हाँ, एकदम सटीक तुलना है ये। संख्या वही रहती है लेकिन इसका जो स्वभाव है वो पूरी तरह से उलट जाता है। डिक्शनरी के पन्ने याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस इस माइनस के निशान का बर्ताव समझना है। यार, ये माइनस वाली बात दिमाग में एक अलग ही तस्वीर बना रही है। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर हम इस माइनस के निशान को कागज से उठाकर सीधे इंसानी शरीर और उसकी क्षमताओं पर लगाकर देखें तो क्या होगा? वो काफी दिलचस्प होगा, है ना? अगर मैं इसे आज के स्मार्टफोन्स के नजरिए से देखूं तो मान लीजिए एक फोन का माइक अचानक से खराब हो गया है। हाँ, फोन चल रहा है लेकिन आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही है। बिल्कुल। या फिर फोन का कैमरा सेंसर उड़ गया है। तो जब इंसानी शरीर के सेंसर ऐसे ही काम करना बंद कर देते हैं तो क्या मेडिकल साइंस में यही ए वाला ब्लैक होल काम आता है? एकदम काम आता है। चिकित्सा विज्ञान की शब्दावली इसी सटीक लॉजिक पर काम करती है। शरीर के जो सेंसर गायब हो जाते हैं उन्हें दर्शाने के लिए ए और एन का बहुत गहराई से इस्तेमाल होता है। कोई उदाहरण देकर समझाइए ना। बिल्कुल। एक शब्द है एग्राफिया। अब अगर हम इसके मूल हिस्से को देखें तो इसमें ग्राफ शब्द है। ग्राफ मतलब लिखना या उकेरना ना, जैसे ऑटोग्राफ होता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो जब किसी ब्रेन डैमेज या चोट की वजह से कोई इंसान लिखने की क्षमता खो देता है तो इस स्थिति को ए यानी बिना और ग्राफ यानी लिखना दोनों को जोड़कर एग्राफिया कहा जाता है। ओहो, मतलब लिखने की क्षमता माइनस हो गई। हाँ, इसी तरह एक और शब्द है एलेजिया। अब लेक्स का संबंध पढ़ने और शब्दों से होता है, जैसे हम लेक्सिकन बोलते हैं डिक्शनरी को। अच्छा, तो अगर पढ़ने की क्षमता चली जाए तो वो एलेक्शिया बन जाता है। एकदम सही। और बोलने की क्षमता के लिए मूल शब्द फेजिया है। तो अगर कोई बोलने या समझने की क्षमता खो दे तो वो अफेजिया कहलाता है। क्या बात है। और आवाज खो जाने को क्या कहेंगे फिर? आवाज के लिए फोन रूट होता है ना, तो आवाज पूरी तरह से खो जाना अफोनिया है। और सूंघने की क्षमता जिसके लिए ऑस्मिया रूट है, उसके आगे एन लगने से वो एनोस्मिया बन जाता है। ये तो सच में दिमाग के अलग अलग तारों के कटने का पूरा नक्शा है। अफेजिया, अफोनिया, एग्राफिया। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक चीज मुझे थोड़ी उलझन में डाल रही है। हाँ, बताइए क्या उलझन है? ये इन सभी शब्दों के अंत में ये जो इया है, आई ए, ये क्यों गूंज रहा है? मतलब शुरुआत में ए का काम तो समझ आ गया कि वो क्षमता छीन रहा है। हाँ, लेकिन ये पीछे लगा इया क्या कर रहा है? क्या इसका भी कोई अपना अलग अर्थ है? ये बहुत ही बारीक पकड़ है आपकी। देखिए, अंग्रेजी भाषा में विशेष रूप से मेडिकल और जीव विज्ञान में कोई भी सफिक्स यानी प्रत्यय बिना किसी कारण के नहीं जुड़ता। अच्छा, तो इसका भी कोई लॉजिक है? बिल्कुल। जब भी किसी शब्द के अंत में या आता है तो वो किसी कंडीशन या विशेष स्थिति को दर्शाता है।
मतलब अक्सर ये स्थिति किसी बीमारी या असामान्य अवस्था से जुड़ी होती है। अच्छा, तो मतलब अगर हम अफोनिया शब्द को वापस खोलें तो इसमें 3 हिस्से हैं। ए मतलब अनुपस्थिति, फोन मतलब आवाज और इया मतलब स्थिति। अरे वाह, तो ये केवल एक शब्द नहीं है, ये तो एक पूरा वाक्य है जो कह रहा है कि ये एक ऐसी मेडिकल स्थिति है जिसमें मरीज की आवाज अनुपस्थित है। बिल्कुल, भाषा विज्ञान ने एक पूरी रिपोर्ट को सिकोड़ कर सिर्फ कुछ अक्षरों में समेट दिया है। ये सच में कमाल की इंजीनियरिंग है। प्रीफिक्स बता रहा है क्या गायब है, बीच का शब्द बता रहा है कौन सा हिस्सा प्रभावित है, और सफिक्स बता रहा है कि ये बीमारी है। जी बिल्कुल। लेकिन चलिए इसी इंजीनियरिंग को थोड़ा और टेस्ट करते हैं। अगर एनिया का मतलब एक बीमारी है, तो क्या सिर्फ पीछे का पुर्जा बदल देने से शब्द का मतलब पलट सकता है? आप किस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं? मतलब डिक्शनरी में अक्सर ऐसे शब्द एक साथ आते हैं जो दिखते एक जैसे हैं लेकिन काम बिल्कुल अलग करते हैं। ऐसा बिल्कुल होता है, और ये भाषा के विकास का एक बहुत ही शानदार पहलू है। हाँ। मैं समझाती हूँ। अगर हम एनिया सफिक्स को हटाकर उसकी जगह इक लगा दें, आईसी? तो शब्द का पूरा चरित्र ही बदल जाता है। इक लगाने से क्या होता है? एक सफिक्स अक्सर किसी ऐसी चीज या दवा को दर्शाता है जो किसी विशेष स्थिति को पैदा करती है। अच्छा, ना मतलब बीमारी से दवा बन जाती है। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक शब्द है एनाल्जीसिया। इसमें एन यानी बिना और एल यानी दर्द और इया यानी स्थिति है। तो इसका मतलब हुआ शरीर की वो स्थिति जहां दर्द महसूस करने की क्षमता नहीं रहती। एकदम सही, ये एक कंडीशन है। लेकिन जब हम इसका अंत बदलकर एनाल्जेसिक कर देते हैं तो ये कोई बीमारी नहीं रह जाती। एक मिनट, एनाल्जेसिक तो हम मेडिकल स्टोर पे मांगते हैं ना, पेन किलर। हाँ, ये वो दवा बन जाती है जिसे लेने के बाद शरीर में दर्द की अनुपस्थिति वाली स्थिति पैदा होती है। थोड़ा रुकिए, ये बहुत दिलचस्प है यार। तो जो शब्द एक बीमारी या सुन्नपन को परिभाषित कर रहा था, उसका सफिक्स बदलते ही वो इलाज बन गया। बिल्कुल सटीक। इसका मतलब जब हम मेडिकल स्टोर पे एनाल्जेसिक मांगते हैं तो हम असल में कह रहे होते हैं कि भाई मुझे एक ऐसी चीज दो जो मेरे शरीर से दर्द को माइनस कर दे। हाँ, और ये सिर्फ दर्द की दवाओं तक सीमित नहीं है। जैसे एक और बहुत आम शब्द है अनीमिया। हाँ, खून की कमी। हाँ, इसमें एन के साथ ईमिया जुड़ा है जो खून की स्थिति का रूट वर्ड है। तो अनीमिया का सीधा अर्थ हुआ बिना खून के। इसी तरह एक शब्द है एपनिया। एपनिया। इसमें क्या माइनस हो रहा है? इसमें ए के साथ पेनिया जुड़ा है जिसका अर्थ है सांस लेना। तो जब कोई इंसान सोते हुए अचानक कुछ सेकंड्स के लिए सांस लेना बंद कर देता है तो उसे स्लीप एपनिया कहते हैं। बाप रे, यहाँ भी ये ए प्रीफिक्स जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से यानी सांस के गायब हो जाने को कितनी सटीकता से बता रहा है ना। है ना? तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये माइनस का निशान किसी इंसान की सांस और दर्द को गायब कर सकता है, तो क्या ये समाज के नियमों पर भी लागू होता है? समाज के नियमों पर मतलब? मेरा मतलब है, एक इंसान का दिमाग किसी चीज को भूल सकता है, वो तो बायोलॉजिकल खराबी है। लेकिन अगर एक पूरा समाज या सरकार किसी चीज को भूलने का फैसला कर ले तो क्या वहां भी यही ब्लैक होल काम आता है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक तुलना है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सच में? हाँ, जब हम मेडिकल साइंस से बाहर निकलकर समाज और कानून के दुनिया में आते हैं तो ये रूट वर्ड्स वहां भी उसी तरह काम करते हैं। आपके भूलने वाले पॉइंट पर ही बात करते हैं। हाँ, बताइए। इंसान के खुद भूल जाने को एमनीशिया कहते हैं। यहाँ ए के साथ मने रूट है जिसका संबंध मस्तिष्क या याददाश्त से है। हाँ, जैसे हम निमोनिक्स बोलते हैं, याद रखेंगे। एकदम सही। तो एमनीशिया एक जैविक स्थिति है, लेकिन इसी मने रूट से एक और शब्द बनता है एमनेस्टी। एमनेस्टी? ये तो अक्सर न्यूज में सुनने को मिलता है। हाँ, ये एक बहुत ही ताकतवर कानूनी और राजनीतिक शब्द है। एमनेस्टी का अर्थ होता है राजनीतिक क्षमा या पार्डन। अच्छा, तो मतलब अगर मैं इसे डिकोड करूं तो अगर मेरे पास कोई घटना याद रखने का दिमाग नहीं है तो मुझे एमनीशिया है। हाँ, लेकिन जब एक सरकार या अदालत कागज पर यह फैसला करती है कि उनके पास किसी अपराध को याद रखने की मेमोरी नहीं है, यानी वो जानबूझकर उसे भूल जाना चाहते हैं, तो उसे एमनेस्टी कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़े। एमनेस्टी असल में एक संस्थागत भूल है। ये सत्ता द्वारा आधिकारिक रूप से ये कहना है कि हम इस अपराध को अपनी सामूहिक याददाश्त से मिटा रहे हैं। क्या बात है! एक ही रूट वर्ड बायोलॉजी और कानून दोनों को जोड़ रहा है। हाँ, और यहाँ सुनने वालों के लिए ये भी स्पष्ट कर दें कि
हम किसी खास विचारधारा या राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हम बस ये समझ रहे हैं कि कानूनी प्रक्रियाएं भाषा का इस्तेमाल कैसे करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भाषा का विज्ञान है। हाँ, और राजनीति से ही जुड़े दो और बहुत जरूरी शब्द हैं। पहला है अनार्की। हाँ, अनार्की मतलब अराजकता। सही। यहाँ एन के साथ आर्की जुड़ा है, जिसका मतलब होता है शासन या सरकार, जैसे मोनार्की होता है। तो जब समाज में शासन की अनुपस्थिति होती है तो उसे अनार्की कहते हैं। और दूसरा शब्द कौन सा था? दूसरा है असेफलस। इसमें ए के साथ सेफल जुड़ा है, जिसका अर्थ होता है सिर। बिना सिर का। शाब्दिक अर्थ वही है, लेकिन समाजशास्त्र में असेफलस उस आंदोलन या समाज को कहते हैं जिसका कोई एक घोषित नेता यानी सिर नहीं होता। यार ये तो गजब है। मतलब समाज में नेता रूपी सिर गायब है तो असेफिलस और शासन गायब है तो अनार्की। समाजशास्त्र का पूरा कोर्स 3 शब्दों में आ गया। बिल्कुल। चलिए कानून की इन भारी किताबों से थोड़ा बाहर आते हैं। समाज के बाद हम अक्सर कहानियों और मिथकों की ओर मुड़ते हैं। क्या भगवान और हमारी रोजमर्रा की छोटी कहानियों में भी ये प्रीफिक्स छिपा है? हाँ, काफी जगह छिपा है। मैंने स्रोत सामग्री में एक शब्द देखा जिसने मुझे सच में चौंका दिया। एनेक्डोट। अच्छा, एनेक्डोट। हाँ, हम रोज कहते हैं ना कि मैं तुम्हें एक एनेक्डोट सुनाता हूं, मतलब कोई छोटा सा निजी किस्सा। लेकिन अगर हम इसे ए और एन वाले फॉर्मूले से तोड़ें तो इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, एनेक्डोट भाषा के इतिहास का बहुत शानदार दस्तावेज है। अगर इसे तोड़ें तो इसमें एन है जिसका मतलब है नहीं, और एगडोट है जिसका ग्रीक में अर्थ होता है प्रकाशित किया हुआ या पब्लिश्ड। एक मिनट, तो एनेक्डोट का अर्थ हुआ जो पब्लिश नहीं हुआ है। एकदम सही। पुराने जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे तो सिर्फ बड़े महाकाव्य या राजाओं के इतिहास ही छपते थे। आम लोगों की कहानियां या दरबार की गपशप कभी छपती नहीं थी। अच्छा, तो वो सिर्फ मुंह जबानी फैलती थी। हाँ, क्योंकि ये कभी आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं हुई, इसलिए इन्हें अनएक्डोट कहा गया, बिना छपी हुई। अरे वाह, मतलब जो हम किसी को कोई चुटकुला सुनाते हैं तो अनजाने में ही उसे बिना छपी हुई किताब कह रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आपने भगवान और पौराणिक कथाओं की बात की थी ना, वहां भी ए का बहुत प्रभाव है। जैसे भगवान के अमृत के लिए एक शब्द है एम्ब्रोजिया। एम्ब्रोजिया, इसमें क्या माइनस हो रहा है? एम्ब्रोजिया का अर्थ होता है वो अमृत जो देवताओं को अमर बनाता है। इसे डिकोड करें तो ए मतलब नहीं और ब्रूटोस मतलब नश्वर या जो मर सकता है, जो नश्वरता को खत्म कर दे। लेकिन एक सेकंड रुकिए। हाँ, बताइए। अगर मूल शब्द ए और ब्रोटोस है तो इसके बीच में ये एम म की आवाज कहां से आ गई? ये ए ब्रोटोसिया क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ नियमों की गुलाम नहीं है। जरा ए और ब्रूटोस को एक साथ तेजी से बोलने की कोशिश कीजिए। एब्रोटोस, एब्रोशिया। हाँ, जीभ को थोड़ी रुकावट तो हो रही है। बस इसीलिए समय के साथ इंसानों ने उच्चारण को आसान बनाने के लिए बीच में एम की ध्वनि जोड़ दी। ये सिर्फ होठों को आराम देने के लिए एक ध्वनि का पुल है। क्या बात है, मतलब इंसानी सहूलियत भी भाषा को आकार देती है। बिल्कुल। और इंसानी सोच को दर्शाने वाले और भी शब्द हैं, जैसे अपैथी। पैथी मतलब भावना, तो अपैथी मतलब भावनाओं की पूर्ण अनुपस्थिति। एकदम उदासीन हो जाना। और मुझे लगता है असोशल भी कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, असोशल एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्योंकि अक्सर लोग असोशल और एंटी सोशल को एक ही समझ लेते हैं। लेकिन हमारे ब्लैक होल वाले फॉर्मूले से देखें तो असोशल का मतलब होगा वो इंसान जिसमें सामाजिक होने की इच्छा ही नहीं है, उसे अकेले रहना पसंद है, बस। सही कहा, वो किसी का बुरा नहीं कर रहा। हाँ, जबकि एंटी सोशल वो है जो समाज के नियमों के खिलाफ काम कर रहा है। आपने बिल्कुल सटीक अंतर पकड़ा है। ए किसी चीज की अनुपस्थिति है, जबकि एंटी उसका विरोध है। ये बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। एक और दार्शनिक शब्द है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक। हाँ, गिनोस्टिक का अर्थ है ज्ञान या जानने की क्षमता। तो एग्नोस्टिक वो व्यक्ति है जो मानता है कि ईश्वर या ब्रह्मांड के सत्य को इंसान के दिमाग द्वारा जाना ही नहीं जा सकता। अच्छा, तो मतलब अगर हम इसकी तुलना मेडिकल वाले एग्नोसिया से करें, जहां इंसान चीजों को पहचानना भूल जाता है, तो फर्क साफ दिखता। दिमाग काम नहीं कर रहा, और एग्नोस्टिक एक विचारधारा है जहां दिमाग ये तय कर रहा है कि क्या जानना संभव है और क्या नहीं। ये बहुत ही स्पष्ट अंतर है। चलिए, हमने चिकित्सा, समाज, राजनीति और कहानियों की बात कर ली, लेकिन विज्ञान का क्या? विज्ञान में तो शायद इस प्रीफिक्स का सबसे कठोर इस्तेमाल होता है। सच में? क्योंकि विज्ञान में तो हर चीज नापने तौलने पर होती है, तो क्या वहां भी ये माइनस वाला नियम लगता है? एकदम लगता है।
वैज्ञानिक वर्गीकरण पूरी तरह से चीजों के गुणों के होने या ना होने पर टिका है। जैसे बायोलॉजी में पर्यावरण को बायोटिक और एबायोटिक में बांटते हैं। हाँ, बायो मतलब जीवन, तो एबायोटिक मतलब निर्जीव चीजें, पत्थर, हवा, पानी। बिल्कुल। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अक्रोमैटिक शब्द आता है। क्रोमैट मतलब रंग, तो अक्रोमैटिक सीधा सा अर्थ है बिना रंग का। और अमॉर्फस भी तो होता है। हाँ, अमॉर्फस बहुत जरूरी शब्द है। मॉर्फ का मतलब होता है रूप या आकार। अगर किसी पदार्थ का निश्चित आकार नहीं है तो विज्ञान उसे अमॉर्फस घोषित कर देता है। बिना आकार का। बॉटनी में भी कुछ होता है कैसा? हाँ, बॉटनी में अकार्पस शब्द है। कार्प मतलब फल, तो जो पौधा फल नहीं दे सकता वो अकार्पस है। और कंप्यूटर साइंस में असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब जो एक ही समय पर हो और तालमेल बिगड़ जाए तो असिंक्रोनस। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विज्ञान में ये ए प्रीफिक्स सच में एक एब्सोल्यूट मैथमेटिकल माइनस की तरह है। रंग नहीं है तो ए लगा दो, आकार नहीं है तो ए लगा दो। हाँ, एकदम से की। अगर हम आज के इस पूरे सफर को पलट कर देखें ना, तो ये किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। हमने शुरुआत की थी एक छोटे से शाब्दिक टुकड़े ए और एन से। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे ये शरीर में घुसकर बोलने और लिखने की क्षमताएं छीन लेता है, अफेजिया, एग्राफिया। फिर मेडिकल स्टोर पर दर्द खत्म कर देता है, एनाल्जेसिक बनकर। हाँ, और सरकारों की याददाश्त मिटाकर एमनेस्टी बन जाता है। एकदम। और हमारी कहानियों को किताबों में छपने से रोकता है, एनेक्डोट के रूप में। और अंत में लैब में जाकर चीजों के रंग और आकार गायब कर देता है। सच में डिक्शनरी अब कोई डरावनी किताब नहीं लग रही, बस एक नक्शा लग रही है। हाँ, और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ना, अगर हम भाषा के नियमों से थोड़ा ऊपर उठकर इंसानी मनोविज्ञान के नजरिए से सोचें, अच्छा। तो मेरे मन में एक बहुत गहरा सवाल आ रहा है। अच्छा, क्या सवाल है? देखिए, आज हमने जितने भी शब्दों पर बात की, बिना आकार, बिना याददाश्त, बिना शासन, ये सभी शब्द उन चीजों को एक नाम दे रहे हैं जो वास्तविकता में वहां मौजूद है ही नहीं। हाँ, ये तो है। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि हमारा इंसानी दिमाग उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है जो हमारे पास मौजूद है, या उन चीजों की कमी हमें ज्यादा चुभती है जो हमारे पास नहीं है? अरे बाप रे! मतलब हम उपस्थिति से ज्यादा अनुपस्थिति को महसूस करते हैं। भाषा सिर्फ बात करने का साधन नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान हमेशा उस खाली जगह को नाम देने के लिए बेताब रहता है जिसे वो भर नहीं पा रहा। ओहो, क्या बात है! ये तो सच में सोचने का एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला नजरिया है। मतलब हमारी डिक्शनरी सिर्फ मौजूद चीजों का कैटलॉग नहीं है, बल्कि हमारी कमियों का, हमारे मिसिंग पीसेस का सबसे बड़ा दस्तावेज है। बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत में हमने बात की थी कि ये ए या एन एक ब्लैक होल की तरह है। अब ऐसा लग रहा है कि हमने उस ब्लैक होल के अंदर झांक कर देख लिया है कि वो किन किन चीजों को निगले बैठा है। सही कहा। अगली बार जब भी सुनने वाले किसी नए शब्द के आगे ए या एन लगा हुआ देखेंगे ना, तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि वे सिर्फ उसका अर्थ नहीं निकालेंगे, बल्कि एक पल रुककर ये जरूर सोचेंगे कि आखिर इंसान को उस कमी को एक नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। तो इसी गहरे विचार के साथ हम आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। अपने आसपास के शब्दों को एक नए चश्मे से देखते रहिए और खाली जगहों के पीछे छिपे अर्थों को खोजते रहिए।